नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PT7 के दूसरे वीडियो में, जहां पर हम देखेंगे ऐसे आज कौन से 7 MCQ हैं जो हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम को थोड़ा सा और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा लवाशना टूल्स चैनल। अगर आप अभी तक नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते कौन से ऐसे 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं वाला क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, कुछ विशेषताएँ दी गई हैं, आपको इस आधार पर पहचानना कि ये क्षेत्र किसकी, ये विशेषताएँ कौन से क्षेत्र की बात कर रही है। सिरोको एवं मिस्टर क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली स्थानीय पवनें हैं। जो यहाँ की जो सिरोको मिस्टर है, इस क्षेत्र की पड़ने वाली स्थानीय पवनें हैं। जैतून का वृक्ष क्षेत्र की सर्वाधिक विशिष्ट वनस्पति है। इन्हें विश्व के फलोद्यान भूमियों के रूप में जाना जाता है। ये कुछ कंडीशन है, देखते कौन सा ऑप्शन है। पहला भूमध्य सागरीय क्षेत्र, दूसरा लॉरेंस हाई क्षेत्र, तीसरा आपका शीतोष्ण महाद्वीपीय क्षेत्र, चौथा है भूमध्य रेखीय क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है आपने सोच ही लिया होगा, आपको पता चल ही गया होगा। तो देखते हैं, पहला आंसर है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये सारी विशेषताएं पाई जाती है। ठीक है, इसलिए जैतून का वृक्ष फलोद्यान की भूमि है, इसलिए वहाँ पे जो है कि वाइन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पे जो है कि जाड़ों में जो ठंड वाली जो माह होती है, जैसे जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च वाली, वहाँ पे सिर्फ जाड़ों में जो है कि वर्षा होती है, जबकि वहाँ की गर्मियाँ जो होती है शुष्क होती है। ये जो स्पेसिफिक विशेषता है ना, सिर्फ भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही होता है और किसी क्षेत्र में नहीं। और साथ ही ज़्यादा मैं आपको बता दूं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र सिर्फ ये भूमध्य सागर जो है उसके आसपास का ही कंडीशन की बात नहीं करता है। ऐसे ही क्षेत्र मतलब ऐसा ही क्लाइमेट जो है जो है कि आपका चिली का जो सेंटर वाला पार्ट है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ को भी देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। तो कल को अगर स्टेटमेंट आ जाए कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र केवल यहीं यूरोप या भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं ऐसा क्लाइमेट, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप ये लॉरेंस हाई क्षेत्र, शीतोष्ण महाद्वीप और भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ कर जाएं एग्जाम के पहले। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चाय और कॉफ़ी के खेती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। चाय की तुलना में कॉफ़ी को कम तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कह रहा है कि चाय की तुलना में कॉफ़ी को कम तापमान की आवश्यकता होती है। अर्थात चाय की जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, जबकि कॉफ़ी का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा। सेकंड स्टेटमेंट है, चाय और कॉफ़ी दोनों काली मृदा में उगाई जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखते हैं आपका क्या ऑप्शन है। ए केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी 1 और 2 दोनों सही है, डी कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर है सी, दोनों सही है। जो चाय है वो उसको जो है कि टेम्परेचर आप देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी। नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं कि चाय कम से कम 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसको एक आइडियल उसका टेम्परेचर होना चाहिए, जबकि कॉफ़ी के लिए 24 को या 16 से 27 डिग्री टेम्परेचर ही उसके लिए आइडियल कंडीशन है। और कॉफ़ी अगर जैसे 16-15 डिग्री टेम्परेचर से कम जाएगी तो वहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन जो कि ख़राब हो जाता है, कॉफ़ी की फसलें ख़राब हो जाती है। जबकि चाय में ऐसा कंडीशन नहीं है, चाय अभी भी चाय की जो फसल होगी वो 15 में भी थोड़ा सर्वाइव कर जाती है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये जो प्रश्न है आपका हड़प्पा सभ्यता से है। ठीक है, हड़प्पा काल के समय से है। क्या कहता है, हड़प्पा काल में भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों और लकड़ियों का तो प्रयोग किया गया है, पर कहीं भी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। आपने पढ़ा ही होगा, तो देखते हैं कितना आपको याद है। सेकंड स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन, गोलाकार स्तंभ और घरों में खिड़की का चलन था। थर्ड स्टेटमेंट है, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के 2 हिस्से थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। आपको बताना है उपयुक्त कथन में से कौन सा सही विकल्प है। तो ऑप्शन ए है 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, या फिर ऑप्शन डी 1, 2, 3 सभी। एक बार और ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो होगा आपका केवल 3। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र जो कि 2 हिस्से में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला।
पहला और दूसरा स्टेटमेंट कैसे गलत है ये हम आपको बताते हैं। जैसे कि हड़प्पा काल के भवनों में जो कि निर्माण में पक्की ईंटों और लकड़ियों का तो प्रयोग हुआ था, पर उसमें पत्थर का भी जो भवन थे उसमें पत्थर का भी प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है नहीं हुआ था, तो इस वजह से ये इस स्टेटमेंट का जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है। इस वजह से ये पूरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट में देखते क्या है, हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन, गोलाकार स्तंभ और घरों में खिड़की का चलन था। देखिए हड़प्पा सभ्यता में हमें 2 मंजिला भवन तो मिला है, पर कहीं भी गोलाकार स्तंभ और या तो फिर घरों में जो कि खिड़की का चलन ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आर्ट एंड कल्चर की बुक से ये मैंने आपको उठाया, देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के नगरीय क्षेत्र के 2 हिस्से थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, इसलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही है। और अगला क्या है, हड़प्पा काल में भवनों में पक्की और निश्चित आकार की ईंटों के प्रयोग के अलावा लकड़ी और पत्थर का भी प्रयोग होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में 2 मंजिला भवन, सीढ़ियाँ तथा कच्ची पक्की ईंटें थी, किंतु गोलाकार स्तंभ और घरों में खिड़की का चलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वो केवल तीसरा स्टेटमेंट सही था। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, केंद्र सरकार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्वेश्चन विचार कर लेते हैं भैया, क्या क्या कथन है। पहला, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि प्रत्येक राज्य सरकार का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित हो। ठीक है। सेकेंड क्या कहता है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के बाद ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया जा सकता है। ओके, देखते हैं अगला स्टेटमेंट क्या है। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के आरोपण के लिए लोकसभा से लिखित सहमति प्राप्त करना होता है। लिखित सहमति तो हमने पढ़ा था कहीं, चलिए देखते हैं आपके और स्टेटमेंट पहला, दूसरा, तीसरा। आपका ऑप्शन है केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 सही है, या केवल 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, जो केंद्र सरकार का कर्तव्य है ना कि प्रत्येक राज्य सरकार का संचालन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित हो, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने के बाद ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, ऐसा गलत है। ये स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भले अगर राज्यपाल एक बार रिपोर्ट ना भेजे तो भी राष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तो पहला हमारा सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। उस हिसाब से हम देखते हैं कि मेरा बी ऑप्शन गलत कट गया, सी और डी ऑप्शन कट गया, बचा सी और ए। तो अभी भी तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात के आरोपण के लिए लोकसभा में से लिखित सहमति प्राप्त करना होता। तो ये दोस्तों स्टेटमेंट जो है तीसरा भी गलत है। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होता है सही वो सी है, केवल 1। क्यों गलत है? क्योंकि जो राष्ट्रपति को जो कि राष्ट्रीय आपात के लिए जो लिखित सहमति प्राप्त करनी होती है वो पूरे लोकसभा से नहीं होती, वो सिर्फ मंत्रिमंडल से होती है। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, उसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को सिर्फ मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप में दे रहा है तो वो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो इस हिसाब से हमारा इसका जो आंसर सही होगा वो सिर्फ केवल 1 सी सही होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय दर्शन के बारे में बात करें। न्याय दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। पहला आपका स्टेटमेंट है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद माने जाते हैं। ओके, न्याय दर्शन में अपवर्ग शब्द का अर्थ मोक्ष है। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट है, न्याय दर्शन में तर्क के बजाय आदर्शों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऐसे दोस्तों जो ऑप्शन होते हैं ना, केवल 1, केवल 2, केवल 3, ये बड़े खतरनाक वाले ऑप्शन होते हैं। या तो आपको यहाँ पे आपको एलिमिनेट करने वाला ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप आंसर नहीं निकाल सकते अगर जब तक आपको तीनों स्टेटमेंट क्लियर ना हो। तो देखते हैं किसका कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा न्याय दर्शन के संदर्भ में। एक एक स्टेटमेंट हम देखते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक बोला महर्षि कणाद माने जाते हैं, ये गलत है। क्यों? देखते हैं यहाँ पे न्याय दर्शन, ये आर्ट एंड कल्चर की बुक में न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम माने जाते हैं। ठीक है, कणाद नहीं माने जाते। तो एक तो गलत हो गया, बच्चा हमारा बी सी डी। देखते हैं, न्याय दर्शन में अपवर्ग शब्द का अर्थ मोक्ष है, ये वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, देख लेते हैं। ये न्याय दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, अदृष्ट और अपवर्ग। तो जो अपवर्ग है न्याय दर्शन में मोक्ष के
मोक्ष को अपवर्ग भी कहा जाता है। ये देखो नीचे स्टेटमेंट में लिखा है, न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग भी कहा जाता है। ठीक, और 2 वाला ऑप्शन तो सही हो गया, तो इस हिसाब से हमारा तो आंसर निकल ही गया बी। लेकिन फिर भी सी देख रहे थे, न्याय दर्शन में तर्क के बजाय आदर्शों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये गलत है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है न्याय दर्शन में तर्क का अत्यधिक महत्व है ना। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन बी सही होता है, न्याय दर्शन के संबंध में। ठीक है, आप लोग दर्शन की जो फिलॉसफी है, जो फिलॉसफी वाली चैप्टर है हमारी हिस्ट्री के, इसको भी पढ़ के जाइएगा, आपको एक क्वेश्चन तो अक्सर इससे मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, भाषाई अल्पसंख्यकों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक है, ये भाषाई अल्पसंख्यक के संबंध में करा है। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं सॉरी पहला नंबर है, कौन से कथन है, भाषाई अल्पसंख्यक की परिस्थिति केंद्र सरकार द्वारा तय की जाती है। अच्छा, सेकेंड है, भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष अधिकारी एक संवैधानिक निकाय है। जो भाषाई अल्पसंख्यक के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाती है वह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी संवैधानिक बॉडी है, ये बोल रहा है, सॉरी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोल रहा है उसको। ठीक है, तीसरा है, भाषाई अल्पसंख्यक कमिश्नर संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। तो देखते हैं आपका कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3 सभी मतलब। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्या इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में जाते हैं। पहला जो विकल्प था ये गलत है। भाषाई अल्पसंख्यक की परिस्थिति जो कि केंद्र सरकार द्वारा तय नहीं की जाती है, इसको जो कि राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाता है। राष्ट्रपति ही भाषाई अल्पसंख्यक को नियुक्त करता है, उसकी जो भी परिस्थितियाँ होती है, जो भी होती है, वो राष्ट्रपति के अंडर में कार्य करता है। ठीक है, केंद्र सरकार के अंडर में कार्य नहीं करता है। और ये जो भाषाई अल्पसंख्यक हेतु विशेष अधिकारी का एक संवैधानिक निकाय है, ये सही है, क्योंकि अनुच्छेद 350B में भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी का प्रावधान किया गया है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है। तो ऑप्शन 2 सही है, एक गलत है। हिसाब से देखते हैं तो हमारा ऑप्शन ए गलत हो, एक गलत था तो ऑप्शन ए कट गया, बी अभी हो सकता है, ऑप्शन सी गलत हो गया, ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों, सिर्फ एक विकल्प के पता होने से, एक स्टेटमेंट के सही हमें पता होने से हमारा आंसर निकल गया, हमें दूसरा तीसरा देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन फिर भी तो हिसाब से जो हमारा सही आंसर है वो आपका होगा, एक वाला तो गलत ही था, है ना, तो एक गलत है, तो बी वाला आंसर सही है, केवल 2 और 3। तीसरा देखते हैं, भाषाई अल्पसंख्यक कमिश्नर संस्कृति मंत्रालय के संरक्षण में कार्य करता है। नहीं सॉरी एक सेकंड, ये लिखा है निम्न कथनों में से कौन से सही नहीं है, ये हम पे ध्यान देना। ठीक है, अभी तक हम सही देख रहे थे, तो पहला वाला सही नहीं है, तो इस हिसाब से ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी और डी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, ऐसे मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, आप भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इस हिसाब से अगर आपका देखें तो भाषाई अल्पसंख्यक कमिश्नर जो है वो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि ये आपका आता है, एक सेकेंड, अल्पसंख्यक मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, तो 3 गलत है, 1 गलत है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 1 और 3 2 सही था हमारा, तो जो इसमें से पूछा कौन से सही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करिए दोस्तों, मैं भी आज कन्फ्यूज हो गया थोड़ा सा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है, तो आपका एक इंडेक्स दिया है, पूछा किसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, वीपो, अंगटाड। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर, वीपो। ठीक है, वीपो के साथ ही कार्नेल यूनिवर्सिटी है, आपका पेरिस स्कूल भी है, जो इसको वैश्विक नवाचार सूचकांक को जारी करता है। तो ये रहा आज के हमारे PT7 7 क्वेश्चन। ये आप जाते जाते एक बात, जहाँ हमें जाना है, जहाँ आपको भी इंतज़ार है, ये वो आपका लक्ष्य है दोस्तों, तो इसी के लिए हम लोग मेहनत करें, तो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। देखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।